नमस्कार। मैं बाबुल विवेक। सोशल ऑडिट के इस प्लेटफॉर्म पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं, जीवों के विकास के क्रम में पहले एक कोशिकी, फिर ऊतक स्तरीय जीवों का विकास हुआ होगा, क्रमशः मस्तिष्क का विकास हुआ होगा और मनुष्य का इस पृथ्वी पर पदार्पण हुआ होगा। मस्तिष्क के विकास के साथ ही विकास की अवधारणाओं ने जन्म लिया होगा। जैसे पहले मनुष्य ने शिकार करने का सलीका सीखा होगा, शिकार की सुविधा के लिए हथियारों का आविष्कार हुआ होगा, फिर आग, पहिया जैसे कई आविष्कार इस विकास के क्रम में मील के पत्थर साबित हुए होंगे। विकास की वही अवधारणा अब बढ़ते हुए स्मार्ट सिटी की परिकल्पना तक आ पहुंची है। लेकिन मानव जीवन के विकास के साथ ही जैसे ही मनुष्य के मस्तिष्क का विकास हुआ, तो विकास की अवधारणा के साथ ही लालच की ने भी मनुष्य के जीवन में जन्म लिया और वो लालच की विकास की अवधारणाओं के साथ आज तक चलता आ रहा है। यानी यह सच है कि जहां जहां विकास चला, मनुष्य का लालच उसके साथ ही चलता रहा। जैसे पहले खाने का लालच आदि मानवों को हुआ होगा, फिर संग्रह करने का लालच हुआ, फिर बहुत सारी सुख सुविधाओं को भोगने का लालच हुआ और उसी लालच ने भ्रष्ट आचरण अर्थात भ्रष्टाचार को जन्म दिया। स्मार्ट सिटी की इस परिकल्पना में भी भ्रष्टाचार के कारण लोगों को काफी असुविधा हो रही है और विकास की जो परिकल्पना है उसे धरातल पर आने में भ्रष्टाचार सबसे बड़ा बाधक बना है। आइए विकास की इसी परिकल्पना को, जो स्मार्ट सिटी की परिकल्पना की गई है, इस परिकल्पना में जो लालच मनुष्य का है वो किस तरह से लोगों के साथ चला और उसका क्या दुष्परिणाम स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट पर पड़ रहा है, इसी अवधारणा को समझने के लिए आज हम आए हुए हैं भागलपुर के चर्चित और समाज सेवी और आरटीआई एक्टिविस्ट श्री अजीत कुमार सिंह जी के कार्यालय में। तो स्मार्ट सिटी के इसी परिकल्पना को धरातल पर आने में भ्रष्टाचार सबसे बड़ा बाधक बन गया है। स्मार्ट सिटी की परियोजनाओं में कहां पर किस प्रकार का भ्रष्टाचार है और किस प्रकार से अनियमितताएं बरती जा रही हैं, इस बात को समझने के लिए आज हम हैं भागलपुर के प्रसिद्ध समाज सेवी और आरटीआई एक्टिविस्ट श्री अजीत कुमार सिंह जी के कार्यालय में। आज हम इनसे मिलकर जानने का प्रयास करेंगे कि स्मार्ट सिटी की जो प्रोजेक्ट है, हम इसे ड्रीम प्रोजेक्ट कह सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, इस ड्रीम प्रोजेक्ट को धरातल पर आने में किस किस प्रकार की बाधाएं आ रही हैं और अधिकारियों के द्वारा किस किस प्रकार की अनियमितताएं बरती जा रही हैं, इन चीज़ों को आपके समक्ष लाने का एक प्रयास है। आइए मिलते हैं अजीत भैया से और बात करते हैं आज स्मार्ट सिटी में की जा रही फंड की अनियमितता, काम की अनियमितता का। भैया प्री प्रभात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, आभार। काफ़ी सजगता पूर्वक आप शहर की समस्याओं पर लगे रहते हैं, लोगों की समस्याओं पर काम करते रहते हैं। अगर हम आपको यह कहें कि इस अनियंत्रित विकास में एक ब्रेक लगाने का आप काम करते हैं, लोगों के भ्रष्ट आचरण पर एक ब्रेक लगाने का काम करते हैं, तो कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सबसे पहले तो मैं पूरे शहर के तरफ से और इस क्षेत्र के समस्त लोगों की तरफ से आपका साधुवाद करता हूं कि आप सच की लड़ाई को बिल्कुल निडरतापूर्वक लड़ रहे हैं। और आपसे कुछ सवाल स्मार्ट सिटी के बारे में मैं पूछूंगा, क्योंकि स्मार्ट सिटी का जब भैया प्रोजेक्ट आया भागलपुर में, तो लोगों को काफ़ी उम्मीद थी इस स्मार्ट सिटी से कि जब स्मार्ट सिटी आएगा तो भागलपुर का कायाकल्प हो जाएगा, जब स्मार्ट सिटी आएगा तो बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी, हमारे बच्चों को खेलने के लिए पार्क मिलेगा और भी बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। लेकिन आज हम देख पा रहे हैं कि जो स्मार्ट सिटी का विकास हो रहा है भैया, वो कुछ क्षेत्र में सीमित हो गया है। उस विकास का कहीं कोई मतलब ऐसा नहीं दिखता कि इस विकास का मतलब लोगों का जनहित नहीं है। ऐसा लगता है कि विकास को किसी भी तरह प्रकार से करके फंड निकासी का माध्यम मात्र बनाया जा रहा है। तो आप अपनी बारीक नज़रों से इस पर क्या कहना चाहेंगे, मैं यह जानना चाहूँ। जी, देखिए, ये स्मार्ट सिटी योजना भारत सरकार की एक पवित्र योजना है और इस योजना को ये योजना भागलपुर को मिला, परंतु मुझे ऐसा प्रतीत होता है, मुझे ऐसा लगता है कि उस योजना को यहाँ के पदाधिकारियों ने, प्रशासनिक पदाधिकारियों ने मिलकर धरातल पर दूषित कर दिया है। सबसे पहले तो स्मार्ट सिटी जब भागलपुर को मिला तो हम लोग काफ़ी उत्साहित थे कि भागलपुर काफ़ी विकास करेगा, लेकिन जब इसकी गतिविधि पर नज़र हम डालते हैं तो देखते हैं कि स्मार्ट सिटी का कार्य कुछ एक निश्चित क्षेत्रों में किया जा रहा है
और भागलपुर की जो मूलभूत आवश्यकता है, जो मूलभूत समस्या है, उसके संबंध में स्मार्ट सिटी के पास कोई योजना ही नहीं है। जैसे बात रही कि हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है कि रोड रोड जाम की समस्या, बिजली की जो नंगी तारें हैं वो क्या कहते हैं, जमीन के नीचे आना चाहिए था। तो ये मूलभूत जो सुविधा है उससे हम लोगों को वंचित कर दिया गया है। मतलब मूलभूत सुविधा पर मेन फोकस होना चाहिए था, तभी जो है सो हमारा विकास भागलपुर का संभव हो पाता। अब जो है सो कुछ कुछ क्षेत्रों में स्मार्ट सिटी योजना काम कर दिखा रही है लोगों को, ये सिर्फ एक आई वास ही कहा जाएगा। जैसे सैंडिस कंपाउंड में जो कार्य किए जा रहे हैं वो विधि विरुद्ध किए जा रहे हैं, जबकि हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगाया हुआ था। मामला चूंकि हाई कोर्ट में है तो उस पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं किया जा सकता है। उस मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है, उसमें हम इंटरवेनर भी हैं। सबसे पहली बात कि स्मार्ट सिटी योजना में जितने भी टेंडर दिए गए हैं, जिस जिस एजेंसी को टेंडर दिया गया है, वो आपके बिहार के नहीं है, आपके मैक्सिमम जो है सो बिहार के बाहर के लोगों को दिया गया है। और स्मार्ट सिटी योजना में जो लोग काम कर रहे हैं, जो एजेंसियां काम कर रही है, उसको आपके शहर से कोई सिंपैथी भी नहीं होगा। वो सिर्फ एक एजेंसी के रूप में काम करते हुए निकलते जा रहा है, और उससे जो उसका आय बढ़ेगा उसको इन्वेस्ट वो आपके बिहार में नहीं करके वो अपने राज्य में करेंगे। अगर हमारे शहर के या हमारे बिहार के लोगों को टेंडर दिया जाता और हमारे बिहार के लोग उससे कुछ कमाई करते या उनको इनकम होता, और वो अगर एक कोई छोटी सी फैक्ट्री भी लगाते, तो हमारे बिहार का कल्याण होता। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं कुछ लेकुना है। हमको लगता है कि स्मार्ट सिटी योजना में जो भी पदाधिकारी और जो भी कर्मी हैं, वो उनको भागलपुर से कोई लगाव नहीं है, वो सिर्फ नौकरी करने आए हैं और वो अपना नौकरी करके जाएंगे। रही बात की जो जो योजनाएं हैं, जैसे ये सोलर सोलर लाइट लगाया गया, 100% हो गया है। अ, ये है आपका नाइट शेल्टर बना है, ये भी चल रहा है। आपका सैंडिस कंपाउंड में जो है सो डेवलपमेंट ऑफ ओपन स्पेस सैंडिस कंपाउंड चल रहा है, इसमें कई कई कार्य हो रहे हैं। हमको यहाँ भी एक संदेह है कि वहाँ पर जितने भी निर्माण कार्य हो रहे हैं, वो जो है सो पारित नक्शा के विरुद्ध तो नहीं हो रहा है, इस पर भी हमें संदेह है। हो सकता है कि पारित नक्शे के अनुरूप होता रहे, लेकिन मुझे संदेह है कि वहां पर जो नक्शा पारित किया गया है उस पारित नक्शे के अनुरूप कार्य नहीं किए जा रहे हैं। हमने कई शिकायत भी की थी और उस पर जांच का भी अनुरोध किया था। भागलपुर ही नहीं, हमने प्रधानमंत्री कार्यालय तक को इसकी सूचना दी थी, और वो बार बार जो है सो वो कुरियर सिस्टम हमारे यहाँ एक चलता है कि अगर कोई भी कंप्लेन हम भारत सरकार को किए तो वो बिहार सरकार के प्रधान सचिव के पास आ गया, प्रधान सचिव उसको यहाँ के नगर आयुक्त को और यहाँ के स्मार्ट सिटी के जीएम और जो भी पदाधिकारी हैं उसके पास स्थानांतरित कर दिया जाता है, और फिर वो खाना पूर्ति होता है। तो हमने कई बार शिकायत की, कई लोगों ने संपर्क किया दिल्ली से भी, और जो इस प्रोजेक्ट को बिहार में देखते हैं, लेकिन उनकी बातों से भी हम सहमत नहीं हुए। उनका हमारे पास पूरा ब्यौरा है, उस पर बहुत ज़्यादा हम चर्चा नहीं कर पाएंगे। लेकिन उन लोगों का जो उन लोगों की जो सोच थी, उन लोगों का जो बर्ताव था, उससे यही लगा कि ये सिर्फ खाना पूर्ति करते हुए यहाँ पर स्मार्ट सिटी के कार्यों को संपादित किया जा रहा है, और इसमें व्यापक पैमाने पर लोक राशि की हानि हो रही है, क्षति हो रही है, और ये हम लोगों का नुकसान। भैया, ये जो स्मार्ट सिटी की जब परिकल्पना की गई, ये काफी ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता है माननीय प्रधानमंत्री जी का, तो क्या इसका कोई धरातल पर इसकी रूपरेखा तय की गई थी कि किस प्रकार से शहरों का विकास होना है, छोटे शहरों का विकास किस प्रकार से होना है? क्योंकि विकास के मानक हर शहर के लिए अलग अलग हैं।
मसलन कि दिल्ली में जाएंगे तो वहाँ का विकास का मॉडल अलग होना चाहिए, भागलपुर के विकास का मॉडल अलग होना चाहिए। तो क्या इस पर कोई रूपरेखा तय की गई थी? रूपरेखा यहाँ जो है सो रूपरेखा तय करने के लिए एक कमिटी बनाने का ये था सुझाव कि वो कमिटी बनेगी और कमिटी ही डिसाइड करेगी कि उसमें कैसे कहाँ कौन सा काम होना है। उसमें था कि कुछ पदाधिकारी और कुछ यहाँ की जो संस्थाएं हैं, भागलपुर की जो संस्थाएं हैं और जनप्रतिनिधि हैं, उनको उस कमिटी में रखना था। लेकिन यहाँ जो है सो जो कमिटी में रखा गया, कमिटी में जो कमिटी बनाई गई, और उस कमिटी पर भी मुझे संदेह है, चूंकि कमिटी में स्थानीय जो धरातल पर कार्य करने वाली जो संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं को नहीं रखते हुए इसमें सरकारी संस्थाओं को रखा गया, जैसे नेहरू युवा क्लब। ऐसी संस्थाएं जो पदाधिकारियों के चंगुल में है और पदाधिकारियों की वर्चस्व वाली संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं को उस कमिटी में रखा गया और उस पर जो है सो एक निर्णय ले लिया गया कि कहाँ क्या करना है। तो अगर यहाँ से जमीनी स्तर के कार्यकर्ता या जमीनी स्तर की संस्थाओं को रखा जाता तो वो एक अच्छा सुझाव रखता जिसको भागलपुर से लगा है। रही बात नेहरू युवा केंद्र की, तो नेहरू युवा केंद्र में जो पदाधिकारी हैं वो सरकारी पदाधिकारी हैं और वो भी यहाँ नौकरी करने आए हैं। उनको यहाँ के भागलपुर से क्या लगाव होगा? उनका 3 वर्षों में ट्रांसफर हो जाएगा। तो उनको जो यहाँ से लोग पदाधिकारियों ने गाइड किया उस पर सहमति देते चला गया और जैसे तैसे यहाँ पर काम प्रारंभ हुआ है। एक चीज सामान्य शिकायत आती है, या काफी लोगों से हम लोग बात करते हैं तो देखते हैं एक सामान्य शिकायत है कि एक ही काम को बार बार किया जाता है। मतलब जैसे सैंडीज कंपाउंड के किनारे अभी पीवीसी पेवर ब्लॉक लगाया गया था, एक बार लगाया गया, दोबारा उसको उखाड़ दिया गया और फिर उसको लगाया जा रहा है। तो क्या आपको लगता है क्या कि इस प्रकार से स्मार्ट सिटी का विकास क्या इसी प्रकार से होना था, या इसमें क्या गड़बड़ी है, क्या कमी है, ये लोगों के समझ? देखिए, असल है क्या सो योजनाएं डिपार्टमेंट की सभी विभागों की योजनाएं अलग अलग है, उसमें कहीं कोई तालमेल नहीं है। नगर निगम कुछ काम करती है, उसके बाद वहां पर जो है सो सड़क बनती है तो नगर निगम को फिर पाइप बिछाना होता है। तो इस तरह जो किसी भी क्षेत्र का विकास हो तो कई जितनी भी संस्थाएं हैं, जो सरकारी संस्थाएं हैं जिसको वहां काम करना है, उसमें एक तालमेल होना चाहिए। और हमको लगता है कि इस तालमेल के अभाव में इस तरह का काम होता है कि अभी रोड बना, फिर पाइप बिछाने के लिए रोड काट दी गई, फिर जो है सो फिर रोड बनाया जाएगा, फिर बिजली तार को वायर को बिछाने के लिए फिर रोड काट दी जाएगी, फिर रोड बनाया जाएगा। तो जितने बार काम होंगे उतने बार जो है सो सरकार के राशि का दुरुपयोग हो रहा है और हम लोग लूट रहे हैं, मतलब टैक्स पेयर लूट रहे हैं, टैक्स पेयर की राशि जा रही है। तो इसके लिए जिम्मेवारी तय होनी चाहिए कि इसके लिए जिम्मेवार पदाधिकारी कौन है, वैसे पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। क्या स्मार्ट सिटी की योजनाओं में, जैसे हम मानते हैं कि जिले के आलाधिकारी जिलाधिकारी को माना जाता है कि जिले के किसी हर विभाग में समन्वय के लिए एक जिलाधिकारी को हम लोग जिम्मेदार मानते हैं कि उनके निर्देश पे हर विभाग में समन्वय हो सकता है, या जिले में जो भी काम हो रहे हैं उसके लिए सबसे जो जिले के वरीय अधिकारी वही माने जाते हैं। तो क्या स्मार्ट सिटी में उनका कोई दखलंदाजी है या नहीं है? क्योंकि बहुत सारे लोगों की शिकायत थी कि हमने डीएम साहब को भी लिख कर दिया, हमने कमिश्नर साहब को भी लिख के दिया, बावजूद उसके जो है कि शिकायत का कोई निपटारा नहीं हुआ, या आपने इतने लंबे समय तक संघर्ष किया, निसंदेह आपने प्रधानमंत्री कार्यालय तक लिखा, लेकिन इस पर क्या कहाँ पर कमी है जो सुनवाई नहीं हो पाती है? देखिए, हमको जैसा लगता है कि इसमें यहाँ का जो है स्मार्ट सिटी के जो सबसे वरिष्ठतम पदाधिकारी हैं वो नगर आयुक्त हैं, और इसके बाद जो उनके ऊपर सीनियर ऑफिसर हैं वो प्रधान सचिव नगर एवं आवास विभाग है। और इन लोगों को सिर्फ उस पर जो है सो जो जिला स्तर से जो देखा जा सकता है, जिला पदाधिकारी देख सकते हैं, कमिश्नर देख सकते हैं, उसमें निर्देश दे सकते हैं, उसका अनुपालन करना नगर आयुक्त और नगर एवं आवास। ये स्मार्ट सिटी मैनेजर्स का एक पद है जिसके ऊपर की काफी लगातार जो है लोग आरोप लगाते हैं क्या कि उनके द्वारा जो है काफी लोगों के हित की अनदेखी की जाती है, या योजनाओं में काफी अनियमितता जो है उनके माध्यम से हो रही है। कई एक बार उनके पास
संज्ञान में विषय को लाया जाता है, लेकिन उनका जो रवैया तानाशाही भरा रहता है, लोगों की बात को नहीं सुनते हैं, तो क्या उनके ऊपर किसी का नियंत्रण हो सकता है, या उनके ऊपर सरकारी कोई नियंत्रण है या नहीं? देखिए, उनके ऊपर नियंत्रण है, लेकिन वो अनियंत्रित हैं, तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं कुछ न कुछ मसला होगा। अब हम बताते हैं कि जब यहाँ के जो जीएम हैं, वो बुडको में पहले राजेंद्र नगर में पदाधिकारी हुआ करते थे, और आपको याद होगा कि उस समय हमारे उप मुख्यमंत्री बाढ़ में बह रहे थे। उनकी मतलब गलत गलत कार्यों के, गलत योजनाओं के कारण ही वहां पर बाढ़ की समस्या उत्पन्न हुई थी और हमारे उप मुख्यमंत्री बह रहे थे। तो ऐसे स्थिति में उनको वहां सस्पेंड कर दिया गया और यहाँ पर आप उनको नवाज दिए, यहाँ पर जीएम बना दिए, तो उम्मीद क्या करते हैं? भैया, एक चीज देखने में आता है कि स्मार्ट सिटी के जो भी कार्य किए जा रहे हैं, उसके बारे में शहर के लोगों को अनभिज्ञता है। बहुत शहर के लोगों को ये पता नहीं कि इसका विकास किस तरह से होना है, और इस कारण से जो है विकास में काफी अनियमितता हो रही है, काफी धांधली हो रही है, और हर प्रकार की शिकायत आ रही है। तो आपको क्या लगता है भैया, इसमें किस प्रकार से इस चीज को सुधारा जा सकता है? देखिए, हमने इस पर कई कई बार प्रश्न भी किया था, और उसमें जो है सो उनका कहना है कि हमने डीपीआर बनाया है, और डीपीआर बनाकर उसको स्मार्ट सिटी के वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है, जहां से लोगों को जानकारी मिल सके। लेकिन हमने कई बार प्रयास किया है वेबसाइट को खोलने का, लेकिन डीपीआर लोड नहीं हो पाया। तो इस तरह से हमको लगता है कि लोगों को स्मार्ट सिटी के योजनाओं के बारे में जानकारी तक नहीं है, और स्मार्ट सिटी का काम यहाँ पर चल रहा है। तो लोगों को जानकारी होना चाहिए, स्मार्ट सिटी के योजनाओं का मतलब शहरवासियों को जानकारी होना चाहिए। इसके लिए कई प्रयास किए जा सकते थे, जगह जगह होर्डिंग दिया जा सकता था, जगह जगह समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों को जानकारी दी जा सकती थी कि हमारी ये योजना है, इस पर आपका क्या सलाह है, आप अपना मंतव्य दें। इस तरह का कुछ किया ही नहीं गया, और एक योजना बनाते हुए एक बैठक किया, चुपचाप योजना बनाया और उसको काम करना स्टार्ट कर दिया है। तो इसका डीपीआर जो है सो डीपीआर सार्वजनिक होना चाहिए था, जो नहीं किया गया। रही बात दूसरा, स्मार्ट सिटी में जो आप बात कर रहे हैं कि पैसे का, तो वहाँ स्मार्ट सिटी में एक विंग है, पीडीएमसी। पीडीएमसी का काम है कि जितनी योजनाएं चल रही है उसका मॉनिटरिंग करना, और उसका जो है सो मॉनिटरिंग करने के बाद जो है सो उनके रिकमेंडेशन पर ही पेमेंट होता है। तो आपको भी पीडीएमसी के बारे में जानकारी नहीं होगी कि पीडीएमसी क्या कर रही है, कैसे कर रही है, कैसे मॉनिटरिंग कर रही है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो गोपनीय रूप से वहाँ है, उस पर जो है सो हम लोगों को नजर रखना चाहिए। अगर स्मार्ट सिटी योजनाओं को सफलीभूत होते देखना चाहते हैं, तो यहाँ के लोगों को मतलब आवाज बुलंद करना। तो ये थे सूचना अधिकार के कार्यकर्ता श्री अजीत कुमार सिंह, जिन्होंने स्मार्ट सिटी की कमियों पर, स्मार्ट सिटी की रूपरेखा में कहां पर कमियां आ रही है, इस पर हमारे साथ चर्चा की। इन्होंने हमारे साथ अपना महत्वपूर्ण समय दिया, इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी सरकारी योजनाओं के पब्लिक ऑडिट के इस प्लेटफॉर्म में हम आपका स्वागत करते रहेंगे। इस एपिसोड में आज इतने पर ही विदा लेते हैं। धन्यवाद।